Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Level Up Learning Channel. My name is मोहम्मद वकास. आज हम MD कैट केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक है एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास के साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम कौन कौन से पढ़ेंगे. एटॉमिक नंबर के बारे में हम जानेंगे, एटॉमिक मास के बारे में जानेंगे, रिलेटिव मासेस यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास, रिलेटिव फार्मूला मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. इसके अलावा ये जो स्पीशीज़ हैं आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये भी इनडायरेक्टली इन्हीं से रिलेटेड हैं. इसके अलावा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, मास स्पेक्ट्रोमीटर और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एटॉमिक मास से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक्स हैं. बात की समझ लगी. तो अब आज के लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन. जी स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यू, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20. व्हाट विल बी एटॉमिक नंबर इफ़ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स. कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है. अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है. स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर क्या होता है. एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर बेटे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर आइन. किसी भी आइन में या किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को आप क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. एटॉमिक नंबर को स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय जी. इसको आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. एटॉमिक नंबर के यूनिट्स नहीं होते, नो यूनिट्स. क्लियर हो गया. एटॉमिक नंबर कैन नेवर बी चेंज. याद रखिएगा, कैन नेवर बी चेंज. चाहे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. ठीक है. और बेटे ये क्या है, बेस है ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये क्या है, बेस है. क्लियर हो गया. तो इट कैन नेवर बी चेंज. चाहे कोई स्पीशी, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, चाहे वो गेन करे, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा. लिहाजा यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है फिर वो क्या होगा, वो 20 ही रहेगा. कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो जाए, इसके एटॉमिक नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा. क्लियर हो गया. अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है. अगर आप बात कर रहे हैं कैट आयन की, किसी पॉजिटिव आयन की, तो फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कम होगी किससे, प्रोटॉन से. और अगर आप एन आयन की बात कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होगी किससे, प्रोटॉन से. लेकिन इस तीनों केस में एटॉमिक नंबर जो है वो क्या रहेगा बेटे, रिमेन सेम. क्लियर हो गया. यानी कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइन में कन्वर्ट हो या फिर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन में कन्वर्ट हो, सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, उसके मास के ऊपर भी इफ़ेक्ट नहीं होगा. ठीक है. एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा और मास नंबर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. चेंज होगा तो वो क्या होगा, सिर्फ चार्ज का चेंज आएगा. ठीक है. चार्ज ऑन स्पीशी विल चेंज. ठीक हो गया बेटे. तो ये आपने याद रखना है कि कोई भी स्पीशी जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे, उसके एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक मास के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता. क्लियर है. वो सेम रहता है, सिर्फ उस स्पीशी के ऊपर बेटे क्या होगा, चार्ज चेंज होगा. बात की समझ लगी. क्लियर है. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम +2 आयन. तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि मास नंबर क्या चीज़ है. मास नंबर, मास नंबर स्टूडेंट क्या है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, मैस नंबर एक होल नंबर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक होल नंबर क्वांटिटी है। इसके भी यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये क्वांटिटी है, नो यूनिट्स। क्लियर हो गया? मैस नंबर की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को आप बेटे क्या बोलते हैं? मैस नंबर बोलते हैं। बात की समझ लगी? इसका फार्मूला क्या होता है? मैस नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद जी है और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है? एन है। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्पीशीज में प्रोटॉन्स को फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं, एटसेट्रा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो आप क्या करें? ए माइनस जी कर दें। ये वाला जी इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की स्टूडेंट वैल्यू क्या है? 40 और जी की वैल्यू क्या है? 20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कैल्शियम +2 आयन के अंदर 20 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए बताएं इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वही इसके अंदर प्रोटॉन नंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20। यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए अब मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जब कैल्शियम एटम था तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 18 हो गए। बात की समझ लगी? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कर लें कि एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें चार्ज ऑन कैट आयन। ठीक है? तो यहाँ पे देखें एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है और चार्ज कितना है? 2। तो 20 में से 2 निकाल दें तो ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बन जाएगी। यानी कि 20 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो कैल्शियम +2 के अंदर इसका मतलब क्या है कि 20 न्यूट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है और 18 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात की समझ लगी? मैस नंबर क्या है? एक होल नंबर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स नहीं होते। ओके हो गया? यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं किसी भी स्पीशी के अंदर। ओके हो गया जी? नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 24। इफ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन इट। कि एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 24 है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? सोचें। तो बेटे देखें, मैंने अभी आपको बताया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आप एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें इलेक्ट्रॉन लूज बाय स्पीशी। ठीक है? और अगर बेटे आप फाइंड कर रहे हैं, ये किसके लिए फार्मूला है? ये किसी कैट आयन के लिए फार्मूला है। और अगर आपसे कहा जाए कि एन आयन के लिए, तो फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एटॉमिक नंबर में प्लस कर देंगे इलेक्ट्रॉन गेन बाय स्पीशी। ठीक हो गया? तो पहले फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे X का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 24। तो 24, अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 -2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22। तो इसका मतलब है यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या है? 22 होगा। आपसे कहा जाता है कि जी X कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है जी 12। सही है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। क्या किए? इसने गेन किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताएं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो अब आप बेटे क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर में प्लस कर देंगे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। क्लियर है? अगर पॉजिटिव आयन से पूछा जाए कि पॉजिटिव आयन है, उसका एटॉमिक नंबर ये है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं। आप एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर नेगेटिव आयन के बारे में पूछा जाए कि एक नेगेटिव आयन है, उसका एटॉमिक नंबर ये है, उसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो बताएं उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर में जमा कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द एन आयन। क्लियर है। अब यहां पे स्टूडेंट याद रखना है कि जी की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन सेम। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बात की समझ लग गई जी स्टूडेंट। मास नंबर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज पेयर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे कलेक्टिवली डिस्कस करता हूँ कि हम कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहली स्पीशी है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और जिनके मास नंबर बेटे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जबकि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स, आइसोबार्स ऐसी स्पीशीज़ जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है और उनका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है, सेम होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ऐसी स्पीशीज़ जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर हो गया। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरह आइसोबार्स में एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन्स सेम है जबकि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में देखें अगर हम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका मास नंबर क्या होता है, 14 होता है। तो इसका मतलब है कि इस नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 ही क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। और अगर हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दें तो वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक नाइट्रोजन के अंदर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के अंदर कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि N2 के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर हो गया। और बाकी स्पीशीज़ भी फिर क्या हो जाएंगे, डबल, 14 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स और 14 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कार्बन के अंदर बेटे क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। तो ऑक्सीजन के अंदर बेटे क्या होंगे, 8 8 8 क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि 6 कार्बन के और 8 ऑक्सीजन के। क्लियर है। तो 6 और 8 कितने हो गए, 14। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कितने हैं, 14 इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। सेकंड यहाँ पे देखें, बोरोन 5 और 5, ये नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या है फिर, ये आइसोटोप्स हैं। ऐसी स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जी पोटाशियम 19 और कैल्शियम। अब दोनों का देखिए मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो मास नंबर सेम होगा तो फिर वो कौन सी स्पीशी होगी जी, आइसोबार। इसका मतलब है ये दोनों आइसोबैरिक स्पीशीज हैं। जबकि कार्बन और ये नाइट्रोजन, इन दोनों में अगर देखें तो कार्बन के अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है। और इस नाइट्रोजन 15 के अंदर अगर गौर करें तो 7 इसके अंदर क्या है, इस नाइट्रोजन के अंदर
इसके अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन जो 715 है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, साथ ही इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो 15 - 7 कितना आंसर आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 क्या होंगे जी, न्यूट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन हो गए। और यहाँ पे देखें बेटे, कार्बन में 14 में से 6 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्बन 6 और 14, इसके अंदर 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 6 ही क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं जी, 8 न्यूट्रॉन हैं। क्लियर हो गया। तो ऐसी स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हों लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके अंदर सेम हो, आप उन्हें बेटे क्या बोलते हैं, आप उन्हें आइसोटोन्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है ये कौन है, ये दोनों आइसोटोनिक स्पीशीज हैं। बात की समझ लगी। तो इस टॉपिक के जरिए हमने क्या किया, इन चारों पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। आपने इनसे रिलेटेड बुक में जो भी एग्जांपल्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज। तो यहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं कि किसी भी एटम का मास, किसी भी एटम का मास जिसको आप कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के मास के 1/12वें हिस्से से कंपेयर करके जो आप मास निकालेंगे, आप उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। बात की समझ लगी। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में यहाँ पर ये जो 1/12 मास है कार्बन का, ये बेटे क्या है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो बेटा जी क्या होता है, 1 AMU। और 1 AMU किसके इक्वल है, 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के। आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ग्राम में क्या आ जाएगा, 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.661 × 10⁻⁻21, ये क्या आ जाएगा, मिलीग्राम आ जाएगा। अब स्टूडेंट याद रखना है आपने कि 1 ग्राम जो है, अगर आप इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर दें तो ये किसके इक्वल होगी, 6.02 × 10⁻23 AMU के इक्वल होगी। क्लियर है कि 1 ग्राम के अंदर क्या होंगे, 6.02 × 10⁻23 AMU, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल AMU होंगे। ओके हो गया। अब बेटे याद रखना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास, कोई भी मास हो जिसके साथ रिलेटिव लगा हो, आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ AMU लिखा होना चाहिए। अगर AMU लिखा हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, वो रिलेटिव मास होगा, क्योंकि हमने कंपेयर किसके साथ किया है, एटॉमिक मास यूनिट के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना है, 24। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम किस किस का एटॉमिक नंबर और किसका एटॉमिक मास याद करें। तो बेटे याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से लेकर क्रिप्टॉन तक इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 36। आपने 36 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज को याद करना है। इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने में भी हेल्प होगी। क्लियर हो गया। ये 36 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज आपने याद करने हैं। ओके हो गया। अब बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जी क्लोरीन को। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। अब क्लोरीन के आइसोटॉप्स का जो मास है, आप बेटे उसे क्या बोलेंगे, अगर ये कहा जाए कि क्लोरीन का जो मास है वो 35 AMU है, तो इस 35 AMU को आप क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। रिलेटिव आइसोटॉपिक मास यानी कि किसी भी एटम का मास, किसी भी आइसोटॉप का मास, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप का मास, जिसे आप कार्बन 12 के 1/12 से कंपेयर करके निकालते हैं, वो क्या है, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 58, 53, 23, ठीक है, जबकि क्लोरीन का कितना है, क्लोराइड का कितना है, 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, 58.5 AMU।
तो ये जो आयोनिक कंपाउंड का मैस है आप इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव फार्मूला मैस। याद रहेगा, इसे क्या बोलेंगे आप, रिलेटिव फार्मूला मैस। ओके हो गया। और अगर इसी तरह हमारे पास क्या हो, ये वाटर है, ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 18 AMU। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मैस को आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। तो ये बेटे आपने याद रखना है स्पीशीज से रिलेटेड। हमें कैसे पता चलेगा गिवन स्पीशीज आयोनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है? याद रखना है कि अगर किसी भी फार्मूले के अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो तो इसका मतलब है कि वो वाला आयोनिक कंपाउंड है और वो एग्जिस्ट करता है फार्मूला यूनिट की शक्ल में। अगर उसका मैस जो है वो AMU में है तो आप उसे बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसी तरह वाटर, दोनों ही नॉन मेटल हैं, अगर किसी फार्मूले के अंदर दोनों ही नॉन मेटेलिक एटम्स हों तो वो एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है, आप उसके मैस को क्या बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। जब आप क्या करेंगे उसके साथ देखेंगे यूनिट कौन सी है, AMU। लेकिन अगर इन्हीं के साथ आप ग्राम लगा दें तो फिर आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे मोलर मैस। इसे क्या बोलेंगे, मोलर मैस। क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, बच्चे पूछते हैं सर जी ये मैस नंबर में और रिलेटिव एटॉमिक मैस में क्या फ़र्क है। मैस नंबर मैंने आपको बताया है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ये तादाद है। लेकिन यहां पर जो मैस निकल रहा है किसी भी एटम का, यानी कि मैस नंबर का ही आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, 1/12 के साथ। ठीक है, कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपैरिजन करके जो आप मैस निकाल रहे हैं वो बेटे क्या होगा, वो रिलेटिव मैस होगा। तो अगर आप एटम की बात करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मैस, अगर आप किसी आइसोटॉप की बात करते हैं उसके साथ यूनिट लगे हुए हैं AMU तो रिलेटिव आइसोटॉपिक मैस। और अगर आयोनिक कंपाउंड में आयंस के रिलेटिव एटॉमिक मैस को जमा कर लिया जाए तो आप उसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव फार्मूला मैस। और इसी तरह मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मौजूद हर एटम के रिलेटिव एटॉमिक मैस को सम अप कर लिया जाए तो वो बेटे क्या बन जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। तो यहां पे आपने याद रखना है। अब यहां पे ये भी पूछा जाता है कि सर C12 आइसोटॉप को ही क्यों यूज किया कंपैरिजन के लिए। तो बेटे आपने याद रखना है कि C12 जो आइसोटॉप है इसका जो एग्जैक्ट मैस है, रिलेटिव एटॉमिक मैस, वो कितना होता है, कार्बन का वो होता है 12.000, यानी कि 12 के बाद 4 0 तक जो है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 12 ही रहती है। इस वजह से हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। क्लियर हो गया। अब कंपैरिजन के लिए कार्बन को ही क्यों यूज किया, ठीक है, यानी कि किसी एटम को ही क्यों यूज किया, तो बेटे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एटॉमिक मैसेज या मैसेज ऑफ एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी डोंट हैव एनी बैलेंस टू मेजर सच स्मॉल क्वांटिटी, देयरफॉर वी यूज एटॉमिक मैस यूनिट स्केल। कि एटम के मैसेज इतने कम हैं कि हमारे पास किसी किस्म का तराजू नहीं है एटम के मैस को फाइंड करने के लिए। यही वजह है कि हम क्या यूज करते हैं, हम एटॉमिक मैस यूनिट स्केल को यूज करते हैं। बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मैस से रिलेटेड हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आइसोटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन। आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू। तो स्टूडेंट याद रखना है कि आइसोटॉप्स ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा जी क्या है, सेम है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, अब सेम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि आइसोटॉप्स डिफरेंट एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मैस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब एटॉमिक नंबर जब सेम होगा तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होगी, सेम होगी, और बेटे न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब इलेक्ट्रॉन जब सेम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी, सेम होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो इसका मतलब क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, वो भी क्या होगी जी, वो सेम होगी। बात की समझ लगी। अब यहाँ पे जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, इनकी हाफ लाइफ्स भी क्या होती हैं जी,
डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा इनके रेट्स, जो स्पीड्स हैं, रेट्स ऑफ रिएक्शंस हैं, वो भी क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसके अलावा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस, कुछ सेम चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। तो याद रखिएगा आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए हैं क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। बात की समझ लगी। तो आइसोटॉप स्टूडेंट ये एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं। बात की समझ लगी। आइसोटोपी का जो फिनोमिना है, आइसोटोपी का फिनोमिना, इसको सोडी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। क्लियर हो गया। आइसोटॉप्स की रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करता हूँ, तो इनको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। ये आप लेफ्ट साइड पे नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, ये प्रोटियम, ये ड्यूटियम, ये ट्रीटियम। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका लिखने का ये है कि आप क्या करें, आप सिंबल लिखें और सिंबल के साथ हाइफन, हाइफन के साथ मैच नंबर लिख दें। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये है कि आइसोटॉप, सिंबल, हाइफन और उसका मैच नंबर। तीसरा तरीका क्या है कि आप इस तरह इनका न्यूक्लियस बनाएं जिसके अंदर प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 और ये बाहर क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन भी 1 और ये बाहर क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट ये प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी 1। तो ये 3 तरीके हैं आइसोटॉप्स को रिप्रेजेंट करने के। तो किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, जिनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है, आप उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। आइसो का मतलब सेम और टॉप्स का मतलब क्या है, प्लेस, यानी कि ऐसे एटम्स जिनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेस या पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। आप बेटे उन्हें क्या बोलते हैं, आप उन्हें आइसोटॉप्स बोलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट, relative abundance of isotopes is determined by। तो relative abundance of isotopes को बेटे हम डिटरमिन करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से। क्लियर है। लेज़र सेपरेशन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये ऐसी टेक्निक है जिनसे हम आइसोटॉप्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से ही कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो टोटल आइसोटॉप्स हैं उनकी तादाद बेटे कितनी है, 580, 580। इन 580 में से जो 300 हैं वो बेटा जी क्या है, वो आर्टिफिशियल है। 300 आइसोटॉप्स क्या है, आर्टिफिशियल है। इसके अलावा ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है। और इनको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इन 580 में से जो 280 है वो बेटा जी क्या है, वो नेचुरल है। ठीक है। इन 280 में से 40 जो है वो बेटे क्या है, वो रेडियो एक्टिव है। और बाकी जो 240 हैं वो क्या है, वो नॉन रेडियो एक्टिव है। यानी कि ये एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। अब इन 280 में से 2 तरह के हैं, एक होते हैं 154 और एक 126। 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं, जबकि 126 ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर या मास नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जिनके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इवन होते हैं, ये क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट है। ये ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। अब इनमें वो वाले आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, वो क्या होते हैं, वो ज़मीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, मेक 50% ऑफ अर्थ। बात की समझ लगी। ऐसे आइसोटॉप्स जिनका मास नंबर क्या हो, 4 का हासिल ज़रब हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो बेटा जी क्या है, वो ज़मीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और मास नंबर कितना होता है, 24। इसी तरह स्टूडेंट
यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम की अगर बात करें एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। ठीक है, तो ये देखें 24, 28, 40, ये क्या है, ये 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे आइसोटॉप ज़मीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। वो वाले आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर या मास नंबर ओड है, ये मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, ये मैक्सिमम 3 होते हैं, और ये बेटा जी क्या हो सकते हैं, लेस अबंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, लेस अबंडेंट आइसोटॉप्स हैं। बात की समझ लगी। यानी कि टोटल आइसोटॉप कितने हैं, 580। इनमें से 300 जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, रेडियो एक्टिव है, जबकि इसे आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ये टेक्निक का नाम है। 280 जो है वो नेचुरल, उनमें से 40 रेडियो एक्टिव है, 240 नॉन रेडियो एक्टिव है। इन 280 में से 154 आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो इवन होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। और ऐसे आइसोटॉप्स इनमें से जिनका मास नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल हो, 4 का हासिल ज़रब हो, जैसा कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, सल्फर वगैरह, ये ज़मीन का 50% हिस्सा बनाते हैं। ऐसे आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर या मास नंबर क्या हो बेटे, ऑड हो, वो मैक्सिमम बेटे कितने हो सकते हैं तादाद में, वो 3 हो सकते हैं, और ये लेस अबंडेंट होते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ आइसोटॉप्स की बेस पर एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ बेटे क्या होता है, एक ही आइसोटॉप होता है, आप उन्हें क्या बोलते हैं, आप उन्हें मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ क्या हो, एक ही आइसोटॉप हो, आप उन्हें क्या बोलते हैं, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, आर्सेनिक, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटॉप होता है, इन्हें आप क्या बोलते हैं, मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। इसके अलावा क्लोरीन, बोरोन, बोरोमीन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बेटे क्या होते हैं, 2 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि ये डाई आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सल्फ़र के कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। निकल के कितने होते हैं, 5 आइसोटॉप्स होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और पैलेडियम के कितने होते हैं, 6 आइसोटॉप होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कैडमियम के 9 आइसोटॉप होते हैं। टिन के स्टूडेंट कितने होते हैं जी, 11 आइसोटॉप होते हैं। और जो सिल्वर है इसके 16 आइसोटॉप्स होते हैं। बात की समझ लगी। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपकी बुक में आपने बेटे इनको प्रिपेयर करनी है। अब ये टॉपिक भी इनडायरेक्टली एटॉमिक मास के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि आइसोटॉप्स ऐसी स्पीशी हैं जो मास के लिहाज से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं और इनकी जो तादाद है, ये आपने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियोनीज। आपको यहाँ पर ये ग्राफ गिवन है और ग्राफ के साथ ये ऑप्शंस गिवन है। स्टूडेंट इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, मास स्पेक्ट्रम। क्लियर है। ये टॉपिक जो है ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का है। मास स्पेक्ट्रोमीटर 2021 के जो MD कैट का सिलेबस है उसका टॉपिक अब नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ को आप क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रम। इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग मास नंबर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग रिलेटिव अबंडेंस है। इसमें ये जो लाइंस हैं इन्हें पीक्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ पीक्स हमें बताती हैं किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स की तादाद। हाइट ऑफ पीक आपको क्या बताती है, हमें ये बताती है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। बात की समझ लगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें, आपने सबसे पहले याद रखना है कि अगर किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स हों तो फिर हम उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास को आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, याद रहेगा। आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, आप इसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के यूनिट सेम वही हैं बेटे जो किसके हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के हैं, यानी कि AMU ही है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आंसर होगा वो AMU वाली ऑप्शन होगी। क्लियर हो गया।
अब रिलेटिव एटॉमिक मास जो है या ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये बेटे डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास पे, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा स्टूडेंट ये डिपेंड करता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप पे। क्लियर है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप पे। एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने का फार्मूला ये है, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फार्मूला मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर देखें आप तो यहाँ पे आपको नियोन के तीनों आइसोटॉप का मास भी गिवन है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी गिवन है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपने वैसे भी सॉल्व किया होगा। तो फर्स्ट आइसोटॉप का ये मास कितना है स्टूडेंट, 20। ये कौन सा मास है, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है। क्लियर है, और इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 90.92%। ये कहाँ पे गिवन है, इस मास स्पेक्ट्रम में। प्लस स्टूडेंट मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस बेटे मास ऑफ थर्ड आइसोटॉप मल्टीप्लाई उसकी रिलेटिव अबंडेंस, और इस सारे को आप बेटे क्या करेंगे, इसको आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20.18 AMU। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो बेटे क्या है, वो अल्फा ऑप्शन है। क्लियर है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये वाला जो मैस है वो नियोन के किसी भी एटम का मैस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है या एवरेज एटॉमिक मास, या इसे आप क्या बोलते हैं, आप इसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास पे और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक है क्लोरीन 35, क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबंडेंस है 75% और क्लोरीन 37 की रिलेटिव अबंडेंस है स्टूडेंट 25%। ठीक है, तो बताएं क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होगा। तो आपने क्या करना है, 35 को मल्टीप्लाई 75 से करना है प्लस 37 को 25 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 35.5 AMU। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी एटॉमिक मास का ही हिस्सा है। आपने इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर सकें।